सेनापति जी महाराज, अपने सबसे अच्छे सैनिकों को तैयार करो। हम खुद जंगल जाएंगे। मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अनन्या को वापस लेकर आऊंगा। सुबह हो चुकी थी। अर्जुन धीरे धीरे अपनी नींद से जागा। उसने आंखें खोली और कुछ पल तक वहीं बेड पर बैठा रहा। फिर अर्जुन उठा और अपने पिता हरिराम के पास गया। पिताजी, नैना और माया अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। कहीं वो दोनों अभी तक सो तो नहीं रही होंगी। तुम जाओ देखो और दोनों लड़कियों को उठा दो। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और उनके कमरे की तरफ चला गया। नैना, माया, उठ जाओ, सुबह हो गई है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने दोबारा आवाज लगाई। नैना, माया, सब ठीक है ना? जब काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के अंदर पड़ी, उसके होश उड़ गए। कमरा बिल्कुल खाली था। नैना और माया दोनों वहां मौजूद ही नहीं थी। दोनों लड़कियां कहाँ गई? अर्जुन ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। उनका सारा सामान वहीं पड़ा था, लेकिन दोनों लड़कियों का कोई भी पता नहीं था। अर्जुन घबराया हुआ तुरंत हरिराम के पास गया। पिताजी, नैना और माया कमरे में नहीं है। मैंने पूरा कमरा देख लिया, लेकिन वो दोनों गायब हैं। क्या? कमरे में नहीं है? तुमने पूरे घर में देखा? जी पिताजी, वो दोनों कहीं भी नहीं है। हरिराम कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। कहीं ये दोनों रात में जंगल की तरफ तो नहीं चली गई? हरिराम ने बिना देर किए तुरंत कुछ गांव वालों को बुलाया। अर्जुन, हरिराम और कुछ गांव के लोग नैना और माया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन उन दोनों को पुकारने लगा। नैना, माया, कहाँ हो तुम लोग? लेकिन जंगल में सिर्फ हवा की तेज आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। काफी देर तक ढूंढने के बाद अचानक अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां माया और नैना बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। हे भगवान! गांव वाले तुरंत दोनों को उठाकर घर ले आए और कुछ देर बाद माया और नैना को होश आ गया। नैना बेटी, रात को तुम दोनों जंगल में क्यों गई थी? पहले आप लोग हमें ये बताइए, जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा महल है, आप लोगों ने उस महल के बारे में हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या तुम लोगों को वो महल दिखाई देता है? क्या मतलब दिखाई देता है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? माया की बात सुनकर हरिराम कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। नहीं, कुछ नहीं, तुम दोनों आराम करो। इतना कहकर हरिराम चुप हो गया। फिर हरिराम और अर्जुन दोनों कमरे से बाहर आ गए। हरिराम गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे उसके मन में कोई पुराना राज दोबारा जिंदा हो गया हो। तभी गांव के पुजारी जी वहां पहुंचे। हरिराम, अब लगता है हमें तांत्रिक महाराज को बुलाना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं पुजारी जी, अब तांत्रिक महाराज को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो महल फिर से दिखाई देने लगा है तो इसका मतलब है कि वो वापस आ गया है। तभी हरिराम ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, मैं और पुजारी जी तांत्रिक महाराज को बुलाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम रात तक वापस आ जाएंगे।
तब तक तुम उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। हरिराम और पुजारी जी बिना देर किए तांत्रिक महाराज को बुलाने के लिए गांव से निकल गए। इधर अर्जुन घर के आंगन में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसकी नजर बार बार उस कमरे की तरफ जा रही थी जहां माया और नैना आराम कर रही थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम हो गई। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। माया और नैना बाहर आ गई। अर्जुन, हरिराम अंकल कहाँ गए हैं? पिताजी और पुजारी जी तांत्रिक महाराज को बुलाने गए हैं। उधर हरिराम और पुजारी जी तांत्रिक महाराज को लेकर गांव की तरफ वापस आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही किसी बड़े खतरे का एहसास कर चुके हों। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। तांत्रिक महाराज, हमें बचा लीजिए, कालचर फिर वापस आ गया है। पहले ये जानो कि ये कालचर है कौन। उसके बारे में बिना जाने उसका समाधान करना मुमकिन नहीं है। तांत्रिक महाराज गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके सामने एक लालटेन जल रही थी और आसपास कुछ गांव वाले खड़े थे। वहां हरिराम, पुजारी जी के साथ साथ माया और नैना भी मौजूद थी। सबकी नजरें तांत्रिक महाराज पर टिकी हुई थी, क्योंकि अब सब जानना चाहते थे कि आखिर कालचर का सच क्या है। ये बात सन 1590 की है। उस समय हमारे इस नगर पर महाराज वीरेंद्र प्रताप का शासन था। वीरेंद्र प्रताप एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में हर कोई सुख और शांति से जीता था। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी 2 बेटियां। बड़ी राजकुमारी का नाम था राजकुमारी अनन्या और छोटी राजकुमारी का नाम था राजकुमारी मीरा। दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थीं, दोनों समझदार थीं और दोनों अपने पिताजी महाराज वीरेंद्र प्रताप से बहुत प्रेम करती थीं। महाराज के राज्य का सबसे विश्वसनीय योद्धा था सेनापति। सेनापति ने अपनी पूरी जिंदगी महाराज के राज्य की रक्षा में लगा दी थी। उसका एक ही बेटा था, वीर। वीर एक बहादुर, ईमानदार और शांत स्वभाव का युवक था। तलवार चलाने में माहिर और अपने पिता की तरह ही राज्य के प्रति वफादार था। राजमहल में वीर का आना जाना लगा रहता था और धीरे धीरे महाराज की दोनों बेटियों की मुलाकात वीर से होने लगी। वीर दोनों राजकुमारियों से हमेशा बहुत सम्मान के साथ बात करता था। उनकी हर बात ध्यान से सुनता था, उनकी मदद करता था और यही छोटी छोटी बातें दोनों राजकुमारियों के दिल में एक अलग सा एहसास पैदा करने लगी। वीर, तुम सबसे अलग हो। राजमहल में सब लोग हमसे सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम महाराज की बेटी हैं, लेकिन तुम हमसे एक आम इंसान की तरह बात करते हो। राजकुमारी, इंसान की पहचान उसके पद से नहीं, उसके दिल से होती है। वीर के ये शब्द मीरा के दिल में बस गए, लेकिन उसे क्या पता था कि किसी और के दिल में भी वही एहसास जन्म ले चुका था। वीर, जब तुम महल में नहीं आते तो पता नहीं क्यों महल सूना सूना सा लगता है। राजकुमारी अनन्या, आप महाराज की बेटी हैं। आपको उदास देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, खासकर मुझे। वीर के लिए अनन्या ही उसके दिल के सबसे करीब थी। वो सिर्फ अनन्या से प्रेम करता था, लेकिन उसने कभी मीरा को अपने दिल की बात नहीं बताई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मीरा को लगने लगा था कि वीर भी उससे उतना ही प्रेम करता है जितना कि मैं करती हूं। दोनों बहनें एक ही इंसान से प्रेम कर बैठी थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वीर का दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता था और दूसरी राजकुमारी अपने सपनों में एक ऐसी दुनिया बसा चुकी थी जहां वीर सिर्फ उसका था। फिर एक दिन
राजमहल के बगीचे में महाराज की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने आने वाले समय का फैसला कर दिया। राजमहल के सुंदर बगीचे में वीर और राजकुमारी अनन्या एक पेड़ के पास खड़े बात कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी दूर खड़े महाराज की नजर दोनों पर पड़ी। वीर, सेनापति का पुत्र होकर तुम्हें अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए था। महाराज की बात सुनकर वीर तुरंत उनके सामने झुक गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन महाराज के लिए गहरा सम्मान जरूर था। पिताश्री महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। महाराज ने उस रात एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाने का आदेश दिया। रात का समय था। मशालों की रोशनी में महल की दीवारें चमक रही थीं। महाराज के सामने सेनापति और वीर खड़े थे और वहीं दोनों राजकुमारियां भी मौजूद थीं। सेनापति के कदम कांप रहे थे। एक पिता का डर था। उसे लग रहा था कहीं महाराज उसके बेटे को कोई दंड न दे दें। महाराज, अगर मेरे पुत्र से कोई मर्यादा भंग हुई है तो इसका दंड मुझे दिया जाए। सेनापति, तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस राज्य की रक्षा में लगा दी है। तुम्हारा पुत्र भी एक वीर योद्धा है और मुझे उस पर गर्व है। सेनापति ने हैरानी भरी नजरों से महाराज की तरफ देखा। लेकिन एक राजा होने के नाते मुझे अपने राज्य और अपने परिवार के भविष्य का भी ध्यान रखना होगा। कुछ पल के लिए पूरे कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर महाराज ने वो बात कही जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। मैं चाहता हूं कि वीर मेरी बेटी अनन्या से विवाह करे। ये सुनकर राजकुमारी अनन्या की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वीर ने सिर झुकाकर महाराज के फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन कक्ष के एक कोने में खड़ी राजकुमारी मीरा बस खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। उस रात एक बहन ने अपनी बहन को खो दिया था और एक राज्य ने अपने सबसे बड़े विनाश की शुरुआत कर दी थी। महाराज के एक फैसले ने एक तरफ खुशियां ला दी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक दिल के अंदर नफरत का बीज बो दिया था। राजमहल में सब लोग राजकुमारी अनन्या और वीर के विवाह की तैयारियों में लग गए थे। हर तरफ खुशियां थी, संगीत की आवाजें थीं, फूलों से पूरा महल सजाया जा रहा था। लेकिन इसी महल के एक कोने में एक ऐसी आग जल रही थी जिसे सिर्फ एक इंसान महसूस कर रहा था, राजकुमारी मीरा, जो कभी अपनी बड़ी बहन अनन्या के बिना एक पल भी नहीं रहती थी, अब उसी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी। रात का समय था। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रहा था। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक गहरा गुस्सा छुपा हुआ था। सबने मुझे धोखा दिया, वीर ने भी, पिताजी ने भी। सबको लगा कि अनन्या ही इस खुशी की हकदार है, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल में क्या है। मीरा जानती थी कि वीर का दिल कभी उसका नहीं था, लेकिन उसका मन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए अनन्या अब उसकी बहन नहीं रही थी, बल्कि उसकी खुशी छीनने वाली बन चुकी थी। कुछ दिन बीत गए। राजकुमारी अनन्या और वीर के विवाह की तैयारियां राजमहल में जोर शोर से चल रही थी। लेकिन तभी एक दिन राजकुमारी अनन्या को एक जरूरी काम से महल के बाहर जाना पड़ा। अनन्या अपने कुछ सैनिकों के साथ महल से बाहर निकली। उसे एक खास संदेश लेकर पड़ोसी राज्य की सीमा तक जाना था। काम पूरा करने के बाद जब अनन्या वापस राजमहल की तरफ लौट रही थी, तब तक सूरज ढलने लगा था। जंगल का रास्ता धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा था। उधर राजमहल में सभी लोग अनन्या के लौटने का इंतजार कर रहे थे। महाराज बार बार महल के द्वार की तरफ देख रहे थे। अनन्या को अब तक लौट आना चाहिए था। पता नहीं रास्ते में सब कुछ ठीक तो है ना।
हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे। जंगल के बीच से राजकुमारी अनन्या की डोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। डोली को 4 सैनिक अपने कंधों पर उठाए हुए थे और उनके साथ राज्य के कुछ सिपाही भी चल रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस अंधेरी रात में जंगल के सन्नाटे के बीच कुछ लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक जंगल के दोनों तरफ से कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकल आए। डोली रोक दो, आज इस रास्ते से कोई जिंदा नहीं जाएगा। रात काफी हो चुकी थी। महाराज अपने कक्ष में बेचैन बैठे हुए थे। बार बार उनकी नजर महल के दरवाजे की तरफ जा रही थी। अभी तक अनन्या की डोली महल तक क्यों नहीं पहुंची? कोई जाकर पता लगाओ। तभी एक सिपाही लड़खड़ाते हुए राजमहल के अंदर आया। महाराज, राजकुमारी अनन्या की डोली पर जंगल के रास्ते में हमला हो गया है। ये सुनते ही महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? अनन्या पर हमला हुआ? ये सुनकर पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। महाराज की आंखों में गुस्सा भी था और एक पिता का दर्द भी। सेनापति जी महाराज, अपने सबसे अच्छे सैनिकों को तैयार करो। हम खुद जंगल जाएंगे। मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अनन्या को वापस लेकर आऊंगा। सेनापति ने महाराज के आदेश को स्वीकार किया और कुछ ही देर में महाराज, सेनापति और कई वीर सिपाही उसी जंगल की तरफ निकल पड़े जहां राजकुमारी अनन्या की डोली पर हमला हुआ था। जंगल वही था, रास्ता वही था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई डोली, ना कोई सिपाही और ना ही हमला करने वाले लोग। महाराज, यहीं पर हमला हुआ था, लेकिन यहां किसी के होने का कोई निशान नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी, उसे खोजो, हर कोने में खोजो। और इधर राजमहल के एक कमरे में राजकुमारी मीरा चुपचाप खड़ी थी। अब सब कुछ मेरा होगा, वीर भी, राज्य भी। बस एक को रास्ते से हटाना था।